अलैकुम दोस्तों, इन सेट मौजूद फकर में खुशामदीद जनाब। आज पीर है 9 नवंबर और आज की तारीख इस वजह से अहमियत की हामिल है कि आज जनरल फैज हमीद के खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अंदर अहम पेशरफ्त होना करार पाई है और आज के दिन ही जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल की इस कार्रवाई में समरी ऑफ एविडेंस पेश की जाएगी। और समरी ऑफ एविडेंस पेश करने का मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई है वो न सिर्फ हतमी मरहले में चली जाएगी बल्कि इन शवाहद के सामने आने के बाद जनरल फैज हमीद साहब से इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान उनसे पूछा जाएगा कि जनाब ये जो एविडेंसेस आपके सामने प्लेस किए गए हैं, क्या आप इन एविडेंसेस की सदाकत के ऊपर बात करना चाहेंगे या आप इन एविडेंसेस की सेहत को झुटलाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो समरी ऑफ एविडेंस है इसके बाद जो डिटेल्स हैं वो जनरल फैज हमीद के वकला के साथ शेयर भी की जाएंगी और उसके साथ साथ गवाहों की फहरिस्त भी कोर्ट मार्शल की इस कार्रवाई में पेश की जाएगी। समरी ऑफ एविडेंस के बाद जो मरहला शुरू होगा वो एक अहम मरहला होगा। इस मरहले के अंदर जनरल फैज हमीद के खिलाफ गवाहियां रिकॉर्ड की जाएंगी या जनरल फैज हमीद के हक में गवाहियां रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बाद गवाहों के ऊपर जिरा की जाएगी और जिरा के बाद जो हतमी कार्रवाई है वो सामने आएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन गवाहियों के नतीजे में जनरल फैज हमीद के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा और खास तौर पर एक गवाही ऐसी है जो जनरल फैज हमीद साहब के लिए जो है वो मौत का पैगाम भी साबित हो सकती है और उनके लिए जिंदगी की नवीद भी बन सकती है। वो गवाही किसकी होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या उस गवाही का ताल्लुक टॉप सिटी केस के साथ है या उस गवाही का ताल्लुक जनरल फैज हमीद साहब के उन तमाम अमाल के साथ है जो वो दौरान सर्विस भी अंजाम देते रहे और सर्विस के बाद भी अंजाम देते रहे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और आपको ये भी आगाह करूंगा कि वो गवाही किसकी है और उस गवाही के हवाले से इब्तदाई तहकीकात के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट सूरत हाल सामने आई है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक और अहम इंकशाफ का जो कि जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से ही है और इस इंकशाफ के बाद इस बात का भी इम्कान पैदा हो गया है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक नई कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी और यह कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत होगी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस कार्रवाई के नतायज बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकते हैं और मुमकिन तौर पर इस कार्रवाई का इख्तिताम एक ऐसी सजा पर होगा जो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऐसे ऑफिसर को दी गई होगी जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंच चुका होगा। इस सारी सूरत हाल पर और इस अहम तरीन इंकशाफ के ऊपर भी आपको एतमाद मिलूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने एक मर्तबा फिर इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो 9 मई के वाकयात के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो हतमी तौर पर मिलिट्री ट्रायल के अंदर ही होगी और उन्होंने एक मर्तबा फिर इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में लेना अब कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है बल्कि बहुत जल्द इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में लिया जाएगा। और इसके हवाले से उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि 9 मई के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक जो शवाहद इस वक्त सामने आए हैं उनकी रोशनी में ये बात बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी में सामने आई है, बल्कि ये साबित होती है कि इस मंसूबा साजी के अंदर जो कि 9 मई को हुई उसका बुनियादी जो मरकज था मंसूबा साजी का वो इमरान खान ही थे और इमरान खान के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं और उनमें से चंद लोग शायद इस वक्त ऐसे होंगे जिनके खिलाफ को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी चल रही होगी। उनका ये कहना था कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर इस सारे अमल के अंदर जो कि 9 मई के वाकयात में हुए थे उसमें 35 लोग जो हैं वो स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे। उसके साथ साथ 52 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सारे अमल की मंसूबाबंदी की और 185 अफराद ऐसे थे जिन्होंने इन तमाम मंसूबाबंदी को अमली
जामा पहनाया और स्ट्रीट एजिटेशन को उस लेवल पर लेके गए जहां पर मॉब साइकोलॉजी ने ना सिर्फ उसके तहत अमल किया बल्कि वो तोड़ फोड़ की गिलाओ जलाओ की इस तमाम वारदातों के अंदर हरावल दस्ते के तौर पर शामिल हुए। लिहाजा इमरान खान समेत ये जो तमाम अफराद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 238 से ऊपर बनती है, तकरीबन 300 के करीब बनती है, इनके खिलाफ जनाब जो कार्रवाई होगी वो ना सिर्फ शदीद होगी बल्कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो दीगर इदारों के में उनके जो नेक्सस के अंदर लोग शामिल थे वो भी सामने आएंगे। और ये वही इशू है जिसके ऊपर जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी भी साबित हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल फैज हमीद साहब चूंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे जिसके पास हसास तरीन नेशनल सिक्योरिटी का डाटा था, उनके पास इस बात की तमाम तर तफसीलात मौजूद थी कि पाकिस्तान के इस वक्त कहां कहां पर कौन कौन से ऑपरेशन जारी हैं, किस किस जगह पर कौन कौन सी कार्रवाई हो रही है, कौन कौन से लोग इस वक्त कहां कहां पर बैठकर इदारे के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसी इंफॉर्मेशन का उनके पास मौजूद होना वो इदारे की कार्रवाई को आगे ले जाने के लिए जरूरी थी। लेकिन अमूमी तौर पर जो कि प्रैक्टिस है वो यही थी कि जो भी आदमी ऐसे ओहदे पर यानी आईएसआई के डीजी के तौर पर काम करता है वो जाती मर्तबा ना सिर्फ ये तमाम तर मालूमात अपने पेशरों को दे के जाता है बल्कि ये हसास मालूमात के हवाले से जो डेटा है वो भी अपने पेशरों को दे के जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है इस हवाले से इंकशाफ सामने आया है और अबसार आलम साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है अपने एक प्रोग्राम के अंदर कि जनरल फैज हमीद साहब जाते जाते ये सारे का सारा डेटा अपने साथ ले गए थे। और ये जो डेटा है ये भी जो रीसेंट कार्रवाई हुई उसके वाले से इनसाइड के प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि लतीफाल पर छापा मारा गया है, वहां पर मुआयना के नाम पर जो कार्रवाई हुई थी उसके तहत वहां से जो डेटा मिला था उस डेटा के अंदर और खासतौर पर वो यूएसबी और मोबाइल फोन जो वहां से पहले भी रिट्रीव हुए थे तो इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये हसास तरीन मालूमात इस वक्त जनरल फैज हमीद की कस्टडी में उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद थी जिसने बहुत सारे लोगों को चौंका के रख दिया। और उनका ये मानना था कि इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जनाब को बंदा जाते जाते ये हसास तरीन मालूमात भी साथ ले गए। और इस चक्कर के अंदर अब जो अगली कार्रवाई होने जा रही है जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ वो इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होनी है। इसी हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया कि जब ये जो सूरत हाल है ये दौरान तहकीकात जनरल फैज हमीद साहब के सामने रखी गई तो उनके ऊपर एंजाइटी का ना सिर्फ शदीद तरीन दौरा पड़ा बल्कि वो जो है वो उनका ब्लड प्रेशर शुगर टाइप चीजें जो है ना वो शूट करेगी और वो एक बेहोशी की कैफियत उनके ऊपर तारी हो गई जिसके बाद वहां पर ना सिर्फ थरथली मच गई बल्कि फौरी तौर पर डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स से जनरल फैज हमीद का मुआयना कराया गया, उनको सुकून आवर अद्वियात दी गई और उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो अब बताया जाता है कि पहले से बेहतर है। अलबत्ता एंजाइटी के और डिप्रेशन के इस दौरे ने जनरल फैज हमीद साहब को कहते हैं ना जो असाबी तौर पर उनको बहुत ही ज्यादा शिकस्ता कर दिया। और उसके बाद इस बात का भी जराए ने इंकशाफ किया है कि जनरल फैज हमीद साहब तमाम लोगों के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और उनके से जिस जिस हवाले से जो जो सवाल पूछा जा रहा है वो उसका बड़ा ही दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। इसी हवाले से जो मैंने आपसे जिक्र किया था गुफ्तगू के आगाज से कि ये जो आज का दिन है ये अहमियत का हामिल है। आज के दिन वो एविडेंस भी पेश होने हैं, आज के दिन ही उन एविडेंसेस के ऊपर कोर्ट मार्शल की ऑफिशियल कार्रवाई के दौरान उन एविडेंसेस को सबके सामने रखा जाएगा कि जनाब फलां दिन फलां मौके पर ये कार्रवाई हुई, फलां दिन फलां मौके पर ये कार्रवाई हुई। ये इस बात का सबूत है। वो तमाम सबूत जो है वो कोर्ट मार्शल कंडक्ट करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी आएगी और उस कोर्ट मार्शल के अंदर जो वकला हैं जो जो शुरका हैं उनके सामने भी मुल्ज़मान के सामने भी ये तमाम शवाहद रखे जाएंगे। उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछा जाएगा कि जनाब क्या ये जो शवाहद हैं दुरुस्त हैं गलत हैं और उसके बाद अगली कार्रवाई हो जाएगी। बताया ये जा रहा है कि इस सारी कार्रवाई के बाद जैसे ही गवाहों का मामला शुरू होगा
تو ان میں سے ایک گواہ ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں۔ یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں یہ جنرل فیض حمید کے بڑے قریبی متمد تھے۔ ان کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب بہت ہی زیادہ اعتماد کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں کافی عرصہ۔ جنرل فیض حمید صاحب کے وہ بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان بریگیڈیئر صاحب کی گواہی جنرل فیض حمید کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ اگر ان کی گواہی جنرل فیض حمید کے حق میں ہوتی ہے تو پھر جنرل فیض حمید کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر ان کی گواہی جنرل فیض حمید کے خلاف ہوتی ہے تو پھر جنرل فیض حمید کا جو انجام ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک ہو سکتا ہے۔ اور ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یہ جو گواہی ہونے والی ہے یہ گواہی ممکنہ طور پر جنرل فیض حمید کے خلاف ہوگی۔ خاص طور پر ٹاپ سٹی کیس میں جو ہے وہ گواہی جنرل فیض حمید کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگی، اور اس کیس کے اندر وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ایک تفصیلی بیان ہے وہ پہلے ہی ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو جنرل فیض حمید صاحب والا جو معاملہ ہے یہ نہ صرف اب سمٹنے والا ہے بلکہ اب اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل نیکسس ہے اس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور اس بات کا انکشاف خود جنرل فیض حمید کے موبائل فونز کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں لے جایا گیا تو اس وقت بھی جنرل فیض حمید نے جیل میں عمران خان کو وہ جو مطلوبہ سہولیات تھیں ان کو فراہم کرانے میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ عمران خان صاحب کے جو لوگوں کے ساتھ روابط تھے اس کے لیے بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کے لیے وہ جو بٹنوں والا فون تھا نا 3310 نوکیا، اس کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے بڑا ان کو وہاں پر اکاموڈیٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے جو انکشافات ہیں وہ محض جنرل فیض حمید کے اپنے موبائل فون سے برآمد نہیں ہوئے بلکہ جیل کا وہ عملہ جن کو حالیہ دنوں میں ان کی ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا ہے انہوں نے بھی ادارے کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے بیانات کو ریکارڈ کراتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو وہ مطلوبہ سہولیات فراہم کی تھیں، اور ان سہولیات کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو مختلف لوگوں سے رابطوں کی سہولیات بھی فراہم کی گئی تھیں، اور اس کے لیے جو جنرل فیض حمید صاحب تھے انہوں نے یہ سارے کا سارا ان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا تھا اس حوالے سے۔ تو یہ جو انکشافات ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان انکشافات کے سامنے آنے کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کے لیے جو مستقبل ہے وہ کچھ مجھے تاریخی نظر آ رہا ہے۔ البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ جنرل فیض حمید کا مستقبل اگر تاریخ ہوگا تو جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ وہ تمام لوگ جو مختلف اداروں میں موجود تھے ان کا مستقبل بھی تاریخ ہوگا، اور خاص طور پر یہ تمام ایکٹیویٹیز تھے ان کا جو مین بینیفیشری تھا وہ تو اب جنرل فیض حمید نہیں تھے، پولیٹیکل انوالومنٹ کا جو مین بینیفیشری تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان تھا۔ اور اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے 2+2=4 کے حساب سے اسٹیبلش ہوتی ہیں تو پھر عمران خان کا انجام بھی جنرل فیض حمید کی طرح ہی المناک اور دردناک ہوگا، اور اس طرف جو صورتحال ہے وہ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی اس تھیلے میں سے اب کون سی بلیاں برآمد ہوگی، کیونکہ صورتحال نہ صرف اب اپنے انجام کے قریب ہے بلکہ اب جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی تکمیل کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں، بس ہفتہ 10 دن ہی لگے گا، اور اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس کے اندر نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا کہ اب آگے صورتحال کیسے بڑھے گی۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔